आज हमने टॉपिक लिया है द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। तो ये जब जर्मन जब यूनिफाई हो गया तो ये बाद में ये जर्मन फ्लैग बन गया। तो ये इटली का फ्लैग है और ये यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है। तो ये हमने टॉपिक लिया है हिस्ट्री सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 के रेफरेंस से। तो अगर हम जर्मन यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो ये जर्मन यूनिफिकेशन हुआ था 1871 में। तो ये वहाँ तक की फोटो है। तो ये जो वर्साइलिस का जो पैलेस है तो यहाँ एग्जैक्टली डिक्लेरेशन जो है तो ये हुआ था कहते हैं कि जर्मनी एक नेशन स्टेट बन गया है। तो अगर हम यूरोप के अगर 1820 के आसपास की बात करें तो अगर हम ये जो रीजन है तो ये जो रीजन है ये तो ये जर्मनी का रीजन है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर में है तो यहाँ ऑलमोस्ट ऑस्ट्रिया जो है तो ऑस्ट्रिया कंट्रोल करता था। ऊपर का जो रीजन है तो यहाँ प्रूशिया जो है ये कंट्रोल करता था। और डेनमार्क जो है तो डेनमार्क इस रीजन में कंट्रोल करता था, हैनोवर वगैरह जो रीजन है। तो नेदरलैंड जो था, नेदरलैंड और बेल्जियम इस रीजन में कंट्रोल करता था। और फ्रांस जो है तो फ्रांस भी कुछ ये रीजन है जैसे नेदरलैंड है, बेल्जियम है, तो यहाँ के रीजन में छोटे मोटे रीजन में कंट्रोल करता था। अगर हम नीचे जाएंगे तो ये सारा इटली का नीचे का मैप है। तो अगर हम जर्मन स्टेट अराउंड 1850 के बात करें तो जो जर्मन जो था तो कुछ पोर्शन जो है तो ऑस्ट्रिया जो है किंगडम तो वो कंट्रोल करता था, ऑस्ट्रिया किंगडम या किंगडम ऑफ हंगेरी कह सकते हैं। एंड ये नीचे जो है तो ये तो इटली का पोर्शन है। तो ऊपर के जो रीजन है तो ये प्रूशिया जो है तो प्रूशिया कंट्रोल करता था। और यहाँ का जो रीजन है तो वो डेनमार्क कंट्रोल करता था। एंड कुछ जो रीजन है तो कुछ रीजन जो है तो फ्रांस के कंट्रोल में थे। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की कॉजेस एंड फैक्टर एग्जैक्टली क्या क्या मेन फैक्टर थे कि जिसकी वजह वजह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आसानी से हो गया। तो जर्मन नेशनलिज्म धीरे-धीरे लोगों में इंक्रीज़ हो रहा था। उन लोगों को लग रहा था कि अगर वो यूनिटी करते हैं, वैसे भी यूरोप की अगर बात करें तो रिवॉल्यूशन वहाँ बहुत सारे चल रहे थे। फ्रांस में ऑलरेडी लोगों को फ्रीडम मिल गया था। एंड जो ग्रीस था, तो ग्रीस भी अराउंड 1820 के आसपास फ्री हो गया था। तो लोगों को ऐसा 1834 के आसपास फ्री हो गया था। तो लोगों को लग रहा था कि अगर हम भी अगर रिवोल्ट करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, तो हम भी इससे बाहर आ सकते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें फ्रीडम मिल जाएगा। तो जो जर्मन में जो जर्मन जो स्पीकिंग लोग थे, तो यहाँ जो नेपोलियन का एरिया खत्म हो गया, एरा खत्म हो गया 1797 से 1815 तक। तो 1850 1814 में वाटरलू के बैटल में वो जैसे नेपोलियन हार गया तो उसके बाद क्या हो गया तो वियना का कांग्रेस हुआ था, यानी कि वियना का एग्रीमेंट हुआ था। तो जो प्रूशियन डोमिनेंस था, तो प्रूशिया जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी था, उनके पास पावरफुल आर्मी था। एंड जो भी जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन था, उनका ये इंक्लिनेशन था कि वो एक नेशन स्टेट बन जाए। तो एक एडवांटेज दे गया एंड ओवर ऑस्ट्रिया। तो यानी कि इस पर्टिकुलर केस में प्रूशिया जो है, तो प्रूशिया ने मात दे दी ऑस्ट्रिया को। तो जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ये था जर्मन, तो उसका जो कंट्रोल था, तो वो ऑस्ट्रिया के पास था आफ्टर वियना एग्रीमेंट। तो जो उनका ज़ोलवेरियन यानी कस्टम यूनियन जो था, कॉन्फेडरेशन ऑफ हम जर्मन कह सकते हैं। तो इनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो था, तो दैट वाज़ फॉस्टरिंग द शेयर्ड इंटरेस्ट बिफोर द पॉलिटिकल यूनिटी। तो उनको लग रहा था कि अगर हम एक साथ अगर आते हैं, तो हमें इकोनॉमिक जो है, तो फ़ायदा हो सकता है, हमारा बिज़नेस अच्छे से रन कर सकता है एंड वी कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। तो इसकी वजह से उनको लग रहा था कि रादर देन पॉलिटिकल यूनिटी अगर हम इकोनॉमिकली अगर इंटीग्रेट होते हैं, खास करके ज़ोलवेरियन जो है कस्टम यूनियन जो थी, तब से उनको ये लगने लगा था। तो वीकनिंग ऑफ ऑस्ट्रिया, तो बिस्मार्क जो है तो उसने स्ट्रैटेजिकली आइसोलेट किया ऑस्ट्रिया को। एंड उसको धीरे-धीरे करके वीक किया। एंड द अदर जो मेजर जर्मन पावर था, यानी कि जो जर्मन पे कंट्रोल करने वाला प्रूशिया के बाद अगर कोई मेजर पावर था, ऑस्ट्रिया के बाद एक्चुअली प्रूशिया का नंबर लग रहा था, ऑस्ट्रिया का ज़्यादा कंट्रोल था। तो धीरे-धीरे जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क क्या था, तो चांसलर था प्रूशिया का। तो उसने धीरे-धीरे आइसोलेट किया ऑस्ट्रिया को, उसको वीक किया एंड उसको बाद में हरा दिया। तो ये जर्मन स्टेट का जो मैप है 1830 के आसपास का, तो आप देखेंगे तो बहुत सारा जो रीजन है, तो ये अराउंड 60 के आसपास हम कह सकते हैं। अराउंड 1860 के बाद बहुत सारा रीजन जो है, तो ये प्रूशिया ने कंट्रोल कर लिया है। और ये जो नीचे का जो पोर्शन है, तो ये किसके कंट्रोल में था, तो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। तो जो जर्मन यूनिफिकेशन थी, तो उसमें जो की फिगर थे, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे, ही वाज़ द ही वाज़ द चांसलर ऑफ द प्रूशिया। उसके बाद ये जो आर्मी चीफ थे, हेलमुट वॉन मोल्टे,
एंड ये जो किंग थे, किंग विलहेल्म वन, तो इन्होंने ऑर्डर दिया था ओटो वन बिस्मार्क को कि हमें जो जर्मन रीजन है तो हमारे कंट्रोल में चाहिए था। तो उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये जो मास्टरमाइंड है ओटो वन बिस्मार्क, तो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ हेलमुट वन मोल्टे, जिनका बहुत स्ट्रांग आर्मी पे कंट्रोल था, बिकॉज ही वाज द आर्मी कमांडर कह सकते हैं। एंड बाद में जब यूनिफिकेशन हो गया, तो किंग विलहेम वन जो है, तो ही बिकेम द एम्परर ऑफ द जर्मनी। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में की फिगर जो है, तो वोटो वन बिस्मार्क है। तो ये प्रूशियन जो चांसलर है, हम चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं, ही इज द मास्टरमाइंड ऑफ यूनिफिकेशन। और उन्होंने डिप्लोमेसी एंड वार का मदद लेते हुए, ही हैज टेकन द हेल्प ऑफ डिप्लोमेसी एंड वार, उसने ऑस्ट्रिया को, फ्रांस को एंड डेनमार्क को भी हरा दिया। तो किंग विलहेल्म जो है, तो बाद में वो एम्परर बन गए। तो प्रूशियम जो मोनार्क है, तो ही बिकेम द फर्स्ट जर्मन एम्परर, किंग विलहेम वन। तो हेलमुट वोन मोल्टे एल्डर जो है, तो ही वाज द चीफ ऑफ स्टाफ, तो प्रूशियन आर्मी को उन्होंने बहुत स्ट्रांग बनाया था। एंड ही वाज रिस्पांसिबल फॉर सिग्निफिकेंट मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, न्यू राइफल, रेलवे, टेलीग्राफ। एंड उसमें जो है, तो दैट मेड द प्रूशिया फॉर्माइडेबल फोर्स। तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हेलमट वन मोल्टे ने आर्मी में, जिसकी वजह से उनका जो आर्मी था उस वक्त का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी था। तो नेपोलियन थर्ड भी जो है, तो ही वाज आल्सो वेरी की कैरेक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी। तो initially he supported the प्रूशिया आर्मी। एंड जो बिस्मार्क थे, ही वाज वेरी डिप्लोमेटिक, तो ही डिफीट फाइनली उन्होंने नेपोलियन थ्री को हराया था, फ्रांस को, प्रूशिया ने। तो ही इज डिफीट यानी फ्रांस की डिफीट इन फ्रांको प्रूशियन was the final catalyst creating an anti-French sentiment that rallied German state to Prussia। तो एग्जैक्टली वैसे भी फ्रांस ने जब जर्मनी के कुछ रीजन को जीता था, तो वैसे भी नेपोलियन की वजह से ये जो लोग है, जर्मन स्पीकिंग लोग, दे वर नॉट हैप्पी विद फ्रांस, एंड दे वर नेवर वांटेड टू वर्क अंडर, टू लिव अंडर द फ्रांस डोमिनेंस। तो इसीलिए भी एक उनका इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन था टुवर्ड द प्रूशिया। एंड वैसे भी ऑस्ट्रिया जो उनके पास रूल कर रहा था, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द रीजन पे अगर ऑस्ट्रिया अगर रूल कर रहा है, तो ऑस्ट्रिया वाज आल्सो नॉट गिविंग देम मच ऑफ फ्रीडम। तो उनका इसलिए इंक्लिनेशन था टू गो टुवर्ड्स प्रूशिया। तो की इवेंट की अगर हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, तो जो डेनिश वॉर हुआ था 1864 में, तो प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया फॉट डेनमार्क, लीडिंग टू द शेयर्ड कंट्रोल ऑफ शेल्सविक होल्स्टीन रीजन। तो इंक्रीजिंग टेंशन इन दैट रीजन, तो प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया ने फाइट किया अगेंस्ट डेनमार्क, डेनमार्क को हरा दिया। एंड इसमें एग्जैक्टली प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया की आर्मी एक साथ आ गई। एंड होल्स्टीन जो रीजन था, तो होल्स्टीन जो रीजन था, तो वो एग्जैक्टली किसको ऑस्ट्रिया को दिया गया था। एंड श्वेल्सविक जो रीजन है, तो वो मिला था प्रूशिया को आफ्टर द विनिंग। एंड दे won दिस रीजन फ्रॉम आफ्टर द डेनिश वॉर, डेनमार्क वॉर। उसके बाद ऑस्ट्रियो प्रूशियन वॉर हुआ था 1866 में, ये अराउंड 6 वीक्स चला था। तो प्रूशिया जो है, तो प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया को तब हरा दिया था। एंड उसके बाद ये हराने के बाद जो भी जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट का, तो वो जो है, तो उन्होंने दैट एस्टेब्लिशिंग प्रूशियन डोमिनेंस। तो यानी कि ये वॉर होने के बाद तब एक ट्रीटी साइन हो गया था, जिसको हम पीस ब्रेक के नाम से जानते हैं। ये अराउंड ये हुआ था 1866। तो उसके बाद फ्रांको प्रूशियन वॉर हो गया, यानी फ्रांस एंड प्रूशिया का वॉर हो गया 1870 से 1871 तक है। तब नेपोलियन जो थर्ड है, तो उसको हराया था प्रूशियन आर्मी ने। तो बिस्मार्क प्रोवोक द फ्रांस जर्मन स्टेट्स यूनाइटेड अगेंस्ट फ्रांस। वैसे भी फ्रांस के साथ जैसे ही फ्रांस ने डिक्लेयर किया वॉर अगेंस्ट द प्रूशिया, तो जर्मन लोग वैसे भी फ्रांस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सो दे ज्वाइंट द प्रूशिया आर्मी, लीडिंग टू द फ्रेंच डिफीट एंड जर्मन यूनिफिकेशन। इसके वजह से जब जैसे ही फ्रांस हार गया, तो इसकी वजह से फ्रेंच डिफीट की वजह से जर्मन यूनिफिकेशन फाइनलाइज हो गया इन 1871। तो उसके बाद जो राजा जो है, तो उसका डिक्लेरेशन हो गया, किंग का डिक्लेरेशन होगा, प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन 1871। जो किंग विलहेम वन है, तो ही बिकेम द जर्मन फर्स्ट जर्मन एम्पायर इन हॉल ऑफ द मिरर्स एट द वर्सलिस। तो वर्सलिस एग्जैक्टली ये फ्रांस में आता है। तो फ्रांस का ये रीजन उन्होंने जीता था, प्रूशिया ने। तो वहाँ एग्जैक्टली ये सेरेमनी हुआ था। एंड इस रीजन में इस इवेंट तक यूनिफाइंग मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स अंडर प्रूशिया रूल। तो जो भी मोस्ट ऑफ द जो रीजन था जर्मन के, वो प्रूशिया के डायरेक्टली कंट्रोल में आ गए।
उसके बाद जब ये हो गया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जर्मनी का फ्लैग है। पहले जर्मनी एक कंट्री नहीं था, ये इट वाज बीइंग मेड अप ऑफ 300 अराउंड 300 डिफरेंट स्मॉल किंगडम्स। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, तो शिफ्ट इन यूरोप पावर बैलेंस क्रिएटिंग अ पावरफुल न्यू नेशन स्टेट, एक नया कंट्री आ गया जर्मनी। एंड उसकी वजह से जो पावर शिफ्ट है, पहले शिफ्ट कैसे था, वो सारा पावर जो था तो फ्रांस तकरीबन 50 इयर्स तक होल्ड कर रहा था। बट अभी उसके बाद ये जर्मनी एंड प्रूशिया ये नया उभर कर आ गया। फाउंडेशन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, तो एग्जैक्टली ये जो वॉर ने जो सीड थे वर्ल्ड वॉर वन के, तो इसको उन्होंने शो कर दिए थे, यानी कि इसके बाद जो राइवरली धीरे धीरे ग्रो होने लगी एंड बाद में इसका कल्मिनेशन ये हो गया कि वर्ल्ड वॉर वन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अभी इटली यूनिफिकेशन इन 1861 टू 1870, यानी कि लगभग वॉर जो है मिनिमम 9 इयर्स के आसपास चल रहा था। तो पैरेलली हमने देखा जर्मनी में भी वॉर चल रहा था, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया का। तो पैरेलली यहाँ भी ये इनका ये मूवमेंट चालू था टू हैव अ यूनिफिकेशन। तो अगर हम इटालियन मैप की बात करें अराउंड 1850 के आसपास, तो ये जो पिडमोंट रीजन है और ये सार्डिनिया रीजन है, तो सार्डिनिया एंड पिडमोंट जो होते हैं, तो ये इट वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इटालियन रूलर। एंड ये जो ग्रीन कलर का जो मैप है, तो ये ग्रीन कलर का मैप जो है तो वो ऑस्ट्रिया कंट्रोल कर रहा था। एंड ये जो येलो कलर का जो रीजन है, तो येलो कलर का रीजन जो है तो पोप यानी फ्रांस के कंट्रोल में था। अगर हम ये साउथ का रीजन देखते हैं, तो ये साउथ वाला और ये साउथ वाला रीजन जो है, तो ये जो रीजन है तो वो जो बर्बन फैमिली है स्पेन की, यानी कि फ्रांस का उनका रिलेशन था, हम ऐसा कह सकते हैं फ्रांस एंड स्पेन का रिलेशन था, तो फ्रांस कह सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ इस रीजन में फ्रांस जो है तो ये कंट्रोल करता था, यानी दिस रीजन वाज कंट्रोल्ड बाय, दिस region is controlled by Austria. This red and this red is was independent and this yellow was being controlled by the France, हम कह सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली जो पोप था तो पोप के कंट्रोल में था। एंड ये ब्लू वाला एंड दिस ब्लू वाला वाज कंट्रोल बाय जो बर्बन फैमिली था स्पेन का, तो ये कंट्रोल कर रहा था। यानी कि इस टाइम में भी जो इटालियन जो है ये था रीजन, तो वो फ्रैगमेंटेड था, अलग एंड अलग अलग जो ये थी मोनार्की थी या किंग जो थे तो उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली की कॉजेस एंड इवेंट, तो नेशनलिज्म जो था 1830 टू 1840, नेपोलियन जो इरा जब आया था अराउंड अराउंड 1800, तो नेपोलियन इरा ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ नेशनल यूनिटी। ओवर द टाइम जो है तो लोगों को लग रहा था उनकी जो शेयर्ड लैंग्वेज है, कल्चर है, हिस्ट्री है, तो ये तो वो उनको एक होना चाहिए, रादर वो एक है ऐसा उनको लग रहा था। एंड कोई तो फॉरेन पावर उनके ऊपर रूल कर रही है थे, बिकॉज़ फ्रांस स्टार्टेड रूलिंग मच ऑफ द पार्ट ऑफ द इटली। तो इसकी वजह से लोगों में एक डिज़ायर जागृत हो गया कि हमें एक सिंगल इटालियन नेशन बनाना चाहिए, जिसकी वजह से हम हमारा खुद का नेशन स्टेट हो एंड हमें फ्रीडम मिले। तो मूविंग बियॉन्ड द फ्रैगमेंटेड स्टेट, तो इस तब तक क्या था कि जो इटली था, इटली वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट स्टेट्स। और उसके बाद जब ऑस्ट्रिया यानी कि 1815 में जब ये वियना जो एग्रीमेंट है जब साइन हुआ था, तो एग्जैक्टली इटली का बहुत सारा पोर्शन अलग अलग किंगडम के पास चला गया, तो दैट किंगडम दे वर नॉट गिविंग इनफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू दैट लोकल पीपल। तो इसमें एग्जैक्टली जो गिउसेppe मैज़िनी जो है, तो गिउसेppe मैज़िनी जो थे, ही वाज़ अ रिवोल्यूशनरी, ही वाज़ अ लिबरल एंड ही वांटेड टू हैव अ यूनिफाइड इटली। तो इसके लिए उन्होंने यंग इटली जो है, तो एक ऑर्गनाइज़ेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो जब रेवोल्यूशन ऑफ 1848 हुआ था, यानी कि अपराइजिंग अक्रॉस यूरोप जब हो रही थी, इंक्लूडिंग इटली, तो इट शोड द स्ट्रेंथ द नेशनलिस्ट लिबरल मूवमेंट इवन इफ द इनिशियली सप्रेस्ड द पुशिंग द यूनिफिकेशन कॉज फॉरवर्ड। एंड धीरे-धीरे अलग-अलग जगह पे बहुत सारी अपराइजिंग हो रही थी यूरोप में, इंक्लूडिंग इटली। तो शुरू-शुरू में एग्ज़ैक्टली ये जो नेशनलिस्ट थे या लिबरल मूवमेंट थे, उन्होंने दिखाया कि दे वांटेड टू कम टुगेदर। बट ये इनिशियली क्या था कि मोनार्की है या एरिस्टोक्रेट थे, वो ज़्यादा पावरफुल थे और जो नेशनलिस्ट थे या लिबरल थे, वो क्वांटिटी में कम थे। तो इसकी वजह से ये मूवमेंट इनिशियली सप्रेस की गई। लेकिन बाद में एक यूनिफिकेशन जो कॉज़ था, लोगों में एक भावना जो थी कि हमें एक साथ आना चाहिए, तो ये भावना जो है, तो दिस कॉज गॉट अ मोमेंटम। तो उसके बाद ये जो पिडमोंट सार्डिनिया का जो रोल है, यानी पिडमोंट एक सेल्फ इंडिपेंडेंट किंगडम था, सार्डिनिया भी एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। तो ये एग्जैक्टली ये इस किंगडम ने एक न्यूक्लियस की तरह काम किया। और उनका मानना था पिडमोंट सार्डिनिया के जो भी रूलर थे वो वहाँ के लोकल थे।
ये यानी इटालियन थे, तो उनका मानना था अगर ये सारा ये रीजन अगर उनके कंट्रोल में आ गया, तो इकोनॉमिकली एंड वैसे भी अगर देखा जाए, तो अदरवाइज़ रिसोर्सेस आल्सो दे विल बी पावरफुल। तो दे वर मोर इंटरेस्टेड, यानी कि ये जो कंजर्वेटिव्स जो थे, पिडमोंट एंड सार्डिनियर के जो रूलर या किंग कह सकते हैं, तो दे वांटेड दैट इटली शुड गेट यूनिफाइड। तो जिसकी वजह से लीडिंग टू द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एफर्ट अल्टीमेटली बिकमिंग द किंगडम ऑफ इटली। इनके जो भी एफर्ट लिए गए या जो उसके बाद जो भी मूवमेंट हो गए, तो इसके बाद यूनिफिकेशन हो गया इटली का। तो ये इटालियन कुछ मैप है, हम यहाँ देख सकते हैं, ये पिडमॉन्ट जो रीजन है, इट वाज बीइंग रूल्ड बाय द इटालियन किंग, और ये सार्डिनिया का जो भी है, तो इट वाज बीइंग रूल्ड बाय द इटालियन किंग, और ये जो ऊपर का जो लॉम्बार्डी है या वेनिस जो रीजन है, इट वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ऑस्ट्रिया, और ये नीचे का जो बीच वाला जो पोर्शन है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पोप, एंड जो नीचे का ये जो सिसिली जो है पोर्शन, तो और ये नेपल्स है, नेपल एंड सिसिली, तो दिस वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द स्पेन के जो बर्बन फैमिली थे, एंड दे वर कनेक्टेड टू फ्रेंच बर्बन फैमिली आल्सो। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली की कॉजेस, तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी, मैदिनी थी, कैवर था। तो कैवर जो था वो प्राइम मिनिस्टर था सार्डिनिया का जो भी किंग है तो उसका। तो एंड उसके बाद गैरीबाल्डी, तो गैरीबाल्डी एक रिवॉल्यूशनरी था, ही वांटेड टू हैव अ यूनिफाइड इटली। तो स्ट्रैटेजिक वॉर एंड डिप्लोमेसी, जो सेकंड इटालियन जो वॉर हुआ था ऑफ इंडिपेंडेंस विथ फ्रेंच सपोर्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, तो यानी कि सार्डिनिया ने क्या किया, तो सार्डिनिया ने एंड पिडमोंट ने क्या किया, तो दे हैड अ अलायंस विद द फ्रेंच सपोर्ट, दे ट्राई टू डिफीट द ऑस्ट्रिया। तो गैरीबल्डी उसके बाद गैरीबल्डी ने एक्सपीडिशन किया साउथ में, एंड वहाँ का जो नेपल एंड सिसली जो रीजन है, तो उसको उधर उसने इसके साथ जीता, अपोजिशन टू फॉरेन रूल। तो मच ऑफ द इटली जो था वो कंट्रोल था ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में, पोप फ्रांस हम कह सकते हैं, या फ्रांस या स्पेन, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट टू आउस्ट फॉरेन पावर्स, पर्टिकुलरली आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815। यानी इटली जो था वो अलग अलग आप रूलर देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया है, पोप फ्रांस है, देन फ्रांस या स्पेन है। तो ये रूलर वहाँ के लोकल नहीं थे, तो इसीलिए वहाँ के लोकल लोगों में ये भावना थी दैट वी शुड गेट फ्री फ्रॉम देम, and we should have our own independent kingdom और नेशन स्टेट। तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप थे, मैदिनी, मैदिनी ही वाज अ रिवोल्यूशनरी, गैरिबल्डी भी हम कह सकते हैं एक प्रकार के रिवोल्यूशनरी, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द दिस ओनली सीक्रेट सोसाइटी, एंड कैवर जो थे, तो सार्डिनिया के जो किंग थे, तो उनका ये प्राइम मिनिस्टर थे, कैवर, काउंट कैवर। तो उसके बाद स्ट्रेटेजिक वॉर एंड डिप्लोमेसी में सेकंड इटालियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुआ था विद द फ्रेंच सपोर्ट ऑफ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो गैरीबाल्डी ने भी एक्सपीडिशन किया अगेंस्ट द, और उन्होंने गैरीबाल्डी ने जीता था नेपल्स एंड सिसिली। तो ये इटालियन यूनिफिकेशन के की फिगर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये गिउसेppe मैदिनी है, ये गिउसेppe गैरिबाल्डी है, ही वाज अ रिवोल्यूशनरी, ही वाज आल्सो रिवोल्यूशनरी, बट उसने एक्सपीडिशन किया नेपल्स एंड सिसिली को कंट्रोल किया, एंड काउंट केवर जो है, तो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सार्डिनिया किंग। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कैवर जो थे, कैवर ही वाज वेरी श्रूड एंड ही वाज वेरी क्लेवर। तो काउंट कैवर सार्डिनियाज प्राइम मिनिस्टर मॉडर्नाइज पिडमोंट, तो उसने पिडमोंट में बहुत सारी चेंजेस लाए और वहाँ के लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज दी। तो धीरे धीरे बाजू के लोगों को लगने लगा अगर पिडमोंट में अगर बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई है, तो हमें भी ऐसी फैसिलिटीज और फ्रीडम मिले तो हम भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसकी वजह से लोगों का एक इंक्लिनेशन आ गया टुवर्ड द पिडमोंट एंड सार्डिनिया, एंड जो सार्डिनिया जो था, दे अलाइड विद द फ्रांस नेपोलियन थर्ड, और उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया। तो सेकंड इटालियन जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, सार्डिनिया पिडमोंट विथ फ्रेंच हेल्प डिफीटेड ऑस्ट्रिया, गेनिंग लॉम्बार्डी एंड अदर नॉर्दर्न स्टेट जॉइंट सार्डिनिया। तो उन्होंने लॉम्बार्डी का जो रीजन है वो जीता था सार्डिनिया ने फ्रॉम द ऑस्ट्रिया। तो गैरीबाल्डी का एक्सपीडिशन हुआ था 1860 में, तो गैरीबाल्डी के 1000 जो वॉलंटियर्स है या सोल्जर्स हम कह सकते हैं, तो वो उन्होंने अटैक किया था सिसिली एंड नेपल्स पे, इसको किंगडम ऑफ टू सिसिलीज भी कहा जाता है, एंड उसके जैसे ही वो कंट्रोल में आ गया, तो आगे जाके ये यूनिफाई हो गया साउथ। प्रोक्लेमेशन ऑफ किंगडम 1861, तो विक्टर इमैनुअल जो है, तो सेकंड, तो ही बिकेम द किंग ऑफ इटली विथ रोम एंड वेनिस स्टिल आउटसाइड। यानी अभी तक क्या हुआ था, रोम जो था, तो रोम पोप के कंट्रोल में था, और जो वेनिस था, तो वेनिस भी एग्जैक्टली उनके हाथ में नहीं आया था, बट ये भी ऑस्ट्रिया के ही कंट्रोल में ही था उस वक्त।
तो एनेक्सेशन ऑफ वेनिस, तो वेनिस को जो है तो इटली ने जीता था 1866 में आफ्टर साइडिंग विथ प्रूशिया। तो प्रूशिया ने इटली जो है तो इटली ने प्रूशिया का साइड दिया एंड उन्होंने ऑस्ट्रिया को मीन्स प्रूशिया को मदद की अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया वॉर, और इसमें ऑस्ट्रिया हार गया। और जैसे ऑस्ट्रिया हार गया तो उसके बदले में एज अ गिफ्ट जो इटली है तो इटली को वेनिस मिला 1866 में। तो ये फोटो है रोम कैप्चर्ड बाय द इटालियन किंग। तो ये रोम जो सिटी है, होली सिटी, तो ये उस रीजन में पोप रूल करते थे। तो ये तब का ये ऐसा फोटो है कि इटालियन आर्मी जो है तो उन्होंने मार्च किया रोम पे, रोम रीजन पे कह सकते हैं। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कैप्चर ऑफ रोम, तो ये जो रोम है तो उनके कंट्रोल में आ गया 1870 में, जो फ्रेंच ट्रूप्स गार्डिंग द पोप विथड्रू ड्यू टू द फ्रांको प्रूशियन वार। तो हमने देखा कि प्रूशिया का एंड फ्रांस का जो है तो वो वार हो गया था। तब एग्जैक्टली जो थे तो यहाँ के जो पोप के पास जितने भी सोल्जर थे तो उसको विड्रॉ किया था फ्रांस ने। तो इसकी वजह से तब ये सोल्जर विदाउट सोल्जर्स ही ऑलमोस्ट था ये रीजन। तब इटली जो है तो इटली ने इसके ऊपर अटैक किया। तो इसकी वजह से अलाउइंग इटली टू सीज रोम कंप्लीटिंग यूनिफिकेशन। तो इसके बाद उन्होंने रोम पे कंट्रोल किया एंड एक छोटा सा जो रीजन है तो एज द वेटिकन सिटी, तब से वो उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी दिया। लेकिन मोस्ट ऑफ द वो छोड़कर वो सारे रीजन पे इटली का कंट्रोल आ गया। तो गिुसेप्पे मैजिनी जो है तो ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली में साउल कह सकते हैं, बिकॉज़ ही वाज़ अ रिपब्लिकन आइडियोलॉग, फाउंडर ऑफ द यंग इटली। तो एग्ज़ैक्टली ये सब थॉट प्रोसेस जो था कि ये इटली और इटली के लोग यूनिफाइड होने चाहिए, तो ये थॉट प्रोसेस गिुसेप्पे मैजिनी ने सबसे पहले दिया था। तो काउंट केवर जो है तो इसको ब्रेन कह सकते हैं ऑफ ऑल दिस मूवमेंट। ही वाज अ डिप्लोमेट एंड ही यूज रियल पॉलिटिक्स, एंड जिसकी वजह से ही मॉडर्नाइज पिडमॉन्ट, ही मॉडर्नाइज सार्डिनिया, जिसकी वजह से लोगों में एक इंक्लिनेशन आ गया वी शुड लिव अंडर आवर ओन लोकल पीपल या और रूरल। तो गिस्युपी गैरिबाल्डी जो है तो इसको हम सोर्ड कह सकते हैं इस मूवमेंट का। तो ही वाज द मिलिट्री लीडर। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था रेड शर्ट्स, तो यही रेड शर्ट्स के 1000 लोगों ने नेपल्स एंड सिसिली पे अटैक किया था। दे कॉन्कर्ड द साउथ रीजन ऑफ इटली। और बाद में जब काउंट कैवर जो है तो ही कन्विंस गेसुपे गैरिबल्डी और ये रीजन जो है तो वो जो दूसरे रीजन जो है यानी कि सार्डिनियन पिडमोंट है तो इसके साथ उन्होंने ये किया, मर्ज कर लिया। तो किंग विक्टर इमैनुअल जो है तो ये सेकंड जो है तो ही इज द क्राउन एंड ही वाज द किंग ऑफ सार्डिनिया एंड ही बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। अभी हम यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम देखेंगे। तो ये जो येलो कलर का रीजन है, वेल्स का रीजन है। ये जो रीजन है रेड कलर का, ये इंग्लैंड का रीजन है। एंड ये जो है तो ये ब्लू कलर का स्कॉटलैंड का रीजन है। अभी फिलहाल तो अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है तो ये सारा मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाता है। और इसमें जो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है सदर्न आयरलैंड तो ये एग्जैक्टली 1922 में सेपरेट हो गया। अर्लियर इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द इंग्लैंड ओनली, या हम ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं। तो अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो ये सिर्फ ये सारा जो येलो कलर का रीजन है तो ये इंग्लैंड का रीजन है। बट एग्जैक्टली क्या है कि ये अराउंड 1536 में ये जो वेल्स का रीजन है ये इनकॉर्पोरेट हो गया था इंग्लैंड में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंग्लैंड एंड वेल्स ये दोनों एक ही है। एंड उसके बाद जो है तो स्कॉटलैंड जो है तो स्कॉटलैंड अराउंड 1700 में इनके साथ मर्ज हो गया। तो अगर हम इंग्लैंड, वेल्स एंड अगर स्कॉटलैंड को देखते हैं तो इसको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। वैसे ही अगर हम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर एक साथ बोलते हैं तो उसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो इंग्लैंड अगर कंट्री का फ्लैग देखें तो ये इंग्लैंड कंट्री का फ्लैग है इंडिपेंडेंटली। ये जो है तो ये स्कॉटलैंड जो कंट्री है तो उसका ये फ्लैग है। तो ये जो फ्लैग है तो ये वेल्स जो है, वेल्स कंट्री का फ्लैग है। और ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है तो नॉर्दर्न आयरलैंड का ये पर्टिकुलर फ्लैग है। तो ये इन सारे फ्लैग का अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये यूनियन जैक का फ्लैग है, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग भी कह सकते हैं। तो ये ब्रिटिश द ग्रेट ब्रिटेन जो है तो या तो इसका ये फ्लैग है। तो यानी कि इसमें सारे जो कंट्रीज़ है, जैसे इंग्लैंड है, वेल्स है, इवन स्कॉटलैंड है, देन नॉर्दर्न आयरलैंड है, तो इसमें सारे इसको फ्लैग को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो शुरू में क्या था अराउंड 1276 टू 1282, तो वेल्स एंड इंग्लैंड जो थे वो अलग-अलग थे, तो दे वर जस्ट अटैकिंग ईच अदर। बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंग्लैंड वाज़ मोर पावरफुल, तो उसने आसानी से वेल्स पे कंट्रोल कर लिया।
तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन तो की इवेंट एंड फिगर तो अर्ली इंग्लैंड की बात करें तो अराउंड एंग्लो सैक्सन जो किंगडम थे तो वो वहाँ रूल करते थे अराउंड 9th सेंचुरी एंड ये जो एग्बर्ट है तो एंग्लो सैक्सन किंगडम जो है तो धीरे-धीरे करके यूनिफाइड होने लगे। तो ये 9th सेंचुरी में अंडर द किंग एग्बर्ट एंड एथल्स्टन जो है तो 10th सेंचुरी में तो ये इन्होंने बहुत सारा रीजन वहाँ का यूनिफाई किया। तो फॉलोड बाय नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 एस्टेब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड रूल। तो जो भी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुए तो वहाँ के जो भी लोकल जो थे तो रूलर तो उन्होंने एग्जैक्टली उसको अच्छा फाइट दिया एंड उनको हराया और बहुत सारा रीजन अपने कंट्रोल में ले लिया। तो वेल जो है तो कॉन्कर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंग्लैंड बाय एडवर्ड वन लेट 13th सेंचुरी फॉर्मलाइज्ड बाय स्टैच्यू ऑफ रुदलान 1284। तो वेल जो है तो वेल वेल इतना पावरफुल नहीं था या स्ट्रांग नहीं था तो इंग्लैंड आर्मी ने उनके ऊपर अटैक करके उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया एंड हम देख सकते हैं इट वाज फॉर्मलाइज्ड बाय द स्टैच्यू ऑफ रुदलान यानी हम वेल्स को अलग नहीं मानते हैं, अभी इंग्लैंड का ही हिस्सा फ्रॉम अराउंड 13th सेंचुरी ही मानते हैं एंड अप टू 1536 ऑलमोस्ट सारा वेल का सारा जो पोर्शन है तो ये रुदलान जब ट्रीटी हुआ था तो ये सारा रीजन नहीं था उसका कंट्रोल में, इंग्लैंड के कंट्रोल में वेल्स का। but around by 1536 almost everything was controlled by England only। तो यूनियन ऑफ द क्राउन्स की अगर बात करें तो 1603 में स्कॉटलैंड एंड जो स्कॉटलैंड एंड जो इंग्लैंड है तो उनके बीच में मैरिज अलायंस हुआ था उसके पहले। तो इसकी वजह से जो जब जो किंग एलिजा जो बेथ है तो उसका कोई सक्सेसर नहीं था। इसकी वजह से जो किंग थे, किंग जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड तो ही बिकेम द जेम्स 1 फॉर द इंग्लैंड और वो ही यूनाइटिंग द टू कंट्रीज अंडर वन मोनार्क बट कीपिंग द सेपरेट पार्लियामेंट। यानी कि इसकी वजह से जो स्कॉटलैंड के जो किंग थे तो ही बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड उस दैट पर्टिकुलर टाइम तो वन मोनार्क वाज हैंडलिंग द टू कंट्रीज हम ऐसे कह सकते हैं बट दे वर हैविंग द सेपरेट पार्लियामेंट। अगर हम एक्ट ऑफ यूनियन की अगर बात करें 1707 में तो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ने फॉर्मली एग्री किया टू हैव अ मर्जर टू क्रिएट द किंगडम टू क्रिएट द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विथ सिंगल पार्लियामेंट एट वेस्टमिंस्टर। एक वेस्टमिंस्टर एक लोकेशन है इंग्लैंड में तो जहाँ एग्जैक्टली इनका क्या है तो पार्लियामेंट है और 1707 में इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड फॉर्मली एक साथ आ गए। तो स्कॉटलैंड जो है तो ये ऊपर का रीजन है तो पहले क्या होता था ये स्कॉटलैंड के रीजन में और इंग्लैंड के रीजन में कंटिन्यूअसली फाइट होती थी और ये फाइट बहुत साल तक चली ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि अप टू ऑलमोस्ट 1500 ये सब फाइट चल रहा था इन दोनों के बीच में। तो मेथड्स ऑफ यूनिफिकेशन क्या थे ब्रिटेन के तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो है तो इंग्लिश जो है तो उनके पास अच्छा खासा आर्मी था, नेवी था। तो इंग्लिश डोमिनेंस ओवर वेल्स एंड आयरलैंड तो इनके इसकी वजह से वो आसानी से वेल्स एंड आइलैंड के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया। तो पॉलिटिकल अगर इंटीग्रेशन की बात करें एक्ट ऑफ जो यूनियन है एक्ट्स ऑफ यूनियन जो है तो 1707 तो क्रिएटेड सिंगल पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट फॉर स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। इकोनॉमिक एंड कल्चर इंटीग्रेशन की बात करें तो प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज शेयर्ड सिंबल यूनियन जैक यानी उनका सारा का कंबाइंड अगर देखें तो एक ही यूनियन जैक है जिसको हम द यूनाइटेड किंगडम कहते हैं और उनका इकोनॉमी भी यूनिफाइड हो गया। तो पार्लियामेंट्री अगर पावर की बात करते हैं तो इंग्लिश पार्लियामेंट जो है तो दैट असर्टेड अथॉरिटी बिकॉज वो पैसों से भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर थे एंड दैट बिकमिंग द व्हीकल फॉर द नेशनल कंसोलिडेशन। यानी इंग्लैंड जो था या इंग्लिश जो पार्लियामेंट था वो पावरफुल था इसकी वजह से दैट बिकेम द व्हीकल फॉर नेशनल कंसोलिडेशन और उन्होंने क्या है इंग्लिश की तरह से ही सारे कंट्री को या रीजन को अपने तरीके से मर्ज और ये किया शेप मॉडिफाई किया। तो इंग्लैंड एंड आयरलैंड की वॉर की बात करें तो यानी कि शुरुआत में भी आयरलैंड वाज नॉट पार्ट ऑफ इंग्लैंड। तो धीरे-धीरे इन कंट्रीज़ में तब उस टाइम पे क कंट्री नहीं था बट अलग-अलग रीजन थे जिसके लिए दे दिस टू कंट्रीज या दिस टू पावर जो थे तो दे वर फाइटिंग फॉर द डिफरेंट टेरिटोरीज़। तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन क्यों हुआ? तो इंग्लिश डोमिनेंस इंग्लैंड जो था तो उसके पास अच्छा खासा वेल्थ था एंड पावरफुल पार्लियामेंट था और वो पावर उनके पास आया था 1688 में क्योंकि जब मोनार्की वहाँ से ऑलमोस्ट हट गई थी एंड पार्लियामेंट के पास पावर आ गया था। तो पार्लियामेंट बिकेम द सेंट्रल फोर्स फॉर द एक्सपेंशन एंड यूनिफिकेशन। तो पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा था कितना एक्सपेंशन करना है या यूनिफिकेशन करना है। तो सेपरेशन ऑफ स्कॉटिश आइडेंटिटी इंग्लैंड जैसे ही पावर में आ गया तो इंग्लैंड ने क्या किया कि अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चालू किया तो सिस्टमैटिकली सप्रेसिंग द गैलिक लैंग्वेज। तो जो गैलिक लैंग्वेज था जैसे नेशनल ड्रेस हो गया, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हो गया
या मेकिंग स्कॉटलैंड अ सबॉर्डिनेट पार्टनर। तो उन्होंने क्या किया, तो स्कॉटलैंड जो है तो उसको अपना सबॉर्डिनेट पार्टनर बनाया, यानी कि जो भी स्कॉटलैंड के ड्रेस कोड हो गया है या लैंग्वेज हो गया या पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, वो धीरे धीरे करके इंग्लिश ने डोमिनेंस की वजह से उसको सप्रेस करना चालू कर दिया। तो इंग्लैंड में ऑलरेडी पहले अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम देखेंगे तो यूरोप में सबसे पहले इंग्लैंड में चालू हुआ था। तो इसकी वजह से इंग्लैंड के पास अच्छा खासा पैसा आ रहा था। इंग्लैंड इकोनॉमिक बूम fueled its ability to expand influence and integrate other region into its political and economic system। तो धीरे-धीरे करके क्या कर रहा था, इसका सारा फ़ायदा उठाकर इंग्लैंड जो था, उसके आजू-बाजू के जो भी रीजन है, तो उसको कंट्रोल में आ रहा था पॉलिटिकली एज़ वेल एज़ इकोनॉमिक आल्सो। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड 1801, तो आयरलैंड है, तो आयरलैंड एंड इंग्लैंड के भी कंटिन्यूअसली फाइट हो रही थी, बट एक्चुअली हमने देखा कि इंग्लिश जो है, इंग्लैंड तो वाज़ सुपीरियर, तो इसकी वजह से इंग्लैंड सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट। इंग्लैंड ने क्या किया, वो दैट पर्टिकुलर रीजन कंट्रोल करने के लिए वहाँ के जितने भी प्रोटेस्टेंट थे, तो उनको उसने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, आयरलैंड जो थे, जो प्रोटेस्टेंट थे, जिसको सपोर्ट मिला इंग्लैंड का, वो धीरे-धीरे क्या करने लगे, तो जो कैथोलिक मेजॉरिटी था, तो उसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, तो एंड इंग्लैंड वाज़ आल्सो सपोर्टिंग दैट। तो इसकी वजह से जो भी वहाँ के प्रोटेस्टेंट थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया इंग्लैंड का। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की इवेंट एंड फिगर में एक्ट ऑफ यूनियन जो है तो 1800 में पास हुआ था, तो ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड विद आयरलैंड। तो ये एक्ट ऑफ यूनियन हम देखेंगे तो 1707 में स्कॉटलैंड के साथ हुआ था, 1800 में ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के बीच में हो गया, फॉर्मिंग द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड इफेक्टिव फ्रॉम 1801। यानी 1800 से आयरलैंड जो है तो ये हिस्सा हो गया ग्रेट ब्रिटेन का, और उसका नाम हो गया यूनाइटेड ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो सदर्न जो आइलैंड है, तो सदर्न आइलैंड वाज आल्सो इनिशियली वाज पार्ट ऑफ द इंग्लैंड ओनली, बिकॉज़ बहुत सारी रीजन पे इंग्लैंड का कंट्रोल था, बट दीस पीपल वर नॉट हैप्पी एंड दे वर कंटीन्यूअसली प्रोटेस्टिंग। तो इसके अगेंस्ट में क्या हो गया, आयरलैंड वो जो है तो वो सेपरेट हो गया या पार्टीशन हो गया इन 1921 टू 1922 विद एंग्लो आयरिश ट्रीटी। यानी उसके बीच में वार हो गया और उनके बीच में ट्रीटी साइन हो गई, क्रिएटिंग एन आयरिश फ्री स्टेट लेटर। उसका ही जो सदर्न जो आइलैंड है उसका नाम हो गया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इन द साउथ, व्हाइल द नॉर्दर्न आइलैंड जो है, तो नॉर्दर्न आइलैंड यानी कि जो जहाँ के जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, तो दे दे एग्रीड टू स्टे विद द यूनाइटेड किंगडम ओनली।